discuss the lab diagnosis of this condition, describe the gross and microscopic changes during the evolution of the condition। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इतना काफ़ी होता है इन्फॉर्मेशन की जानने के लिए। 45-year-old मेल प्रेजेंट विद सीवियर चेस्ट पे, एक तो चेस्ट पेन है, फिर ईसीजी बोल रहा है, उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्शन, मतलब ये एमआई के बारे में बोल रहा है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? प्रोबेबल डायग्नोसिस इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर हम डिस्कस करेंगे लैब डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, उससे पहले जस्ट ये देख लो कि ईसीजी में जो चेंजेस है, इसके क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या है, एसटी एलिवेशन है और टी इन्वर्शन है ना। तो नॉर्मल ईसीजी ऐसा रहता है। ठीक है, पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव है ना, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे एस और टी एलिवेशन है ना, क्यू आर एस और टी। तो एस टी एलिवेटेड है यहाँ पे क्यू वेव नीचे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नीचे चला गया है, और यहाँ पे टी वेव इन्वर्शन हो गया है। तो ये जो एस टी एलिवेशन है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अक्यूट मायोकार्डियल इंजरी है। ठीक है, मायोकार्डियल इंजरी की वजह से ही एस टी एलिवेशन होता है। तो एक फेमस वाला है। फिर जो क्यू वेव्स है, ये क्या दिखाता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस जो कि प्रोग्रेशन में है अभी। ठीक है, या फिर ओल्ड इन्फेक्ट्स को भी दिखाता है। फिर टी वेव इन्वर्शन, ये क्या दिखाता है, मायोकार्डियल रीपोलराइजेशन अबनॉर्मेलिटीज। जब एक हार्ट बीट करता है तो डीपोलराइजेशन है और रीपोलराइजेशन है। तो उस रीपोलराइजेशन के टाइम पे अगर कुछ पैथोलॉजिकल है तो ये यहाँ पे टी वेव इन्वर्शन उसको दिखाता है। ठीक है, डायग्नोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पड़ता है, डायग्नोसिस। तो हम देखेंगे, उसने पूछा था सिर्फ लैब डायग्नोसिस ना, हम क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, उसके बाद लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये जो डायग्नोसिस है वो सिम्टम्स के बेस पे, जो कि पेशेंट खुद आएगा और बोलेगा, फिर हम ईसीजी करेंगे, देखेंगे कि क्या है, एसटी एलिवेशन है कि डिप्रेशन है या फिर क्या और चेंजेस है। ठीक है, और ये इतना इजी भी नहीं है, मतलब मैंने अब बस 1-2 पिक्चर्स चिपका दिया, इसका मतलब यही नहीं कि यही दिखेगा फिर इतना ईजी है, बहुत सारा चीज़ें। लेकिन फेमस एसटी एलिवेशन है। ठीक है, एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, जो भी टी वेव इन्वर्शन, ये कुछ कुछ है जो मतलब स्टैंडर्ड। तो डायग्नोसिस में क्लिनिकल सिम्टम्स, इलेक्ट्रो ईसीजी एंड लैब फाइंडिंग्स। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या होगा, सीवियर रेट्रोस्टर्नल पेन, मतलब जो पीछे छाती के पीछे दर्द होना, नेक रीजन में दर्द होना, फिर लेफ्ट आर्म में वो दर्द रेडिएट होना। ठीक है, रैपिड एंड वीक पल्स जो कि डॉक्टर देखेगा, फिर स्वेटिंग होना, डायाफोरेसिस। ठीक है, ये सब शो करता है कि कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर छाती में दर्द है और वो अगर रेडिएट होकर लेफ्ट आर्म पे जा रहा है या फिर नेक रीजन पे जा रहा है, ठीक है, शोल्डर्स पे जा रहा है, फिर साथ साथ स्वेटिंग भी हो रहा है, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इस्कीमिक मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम हार्ट में खून नहीं पहुंच रहा है ना उसके मसल्स को, तो इस्कीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ठीक से, और उसकी वजह से पल्मोनरी एडेमा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से होगा डिस्पनिया, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा। अबाउट 10 to 15% द केसेस इट मे बी एंटायरली एसिम्टोमेटिक, साइलेंट एमएस कहा जाता है। ठीक है, कॉमन इन एल्डरली एंड पेशेंट्स इन डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हो गया क्लिनिकल सिम्टम्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस में क्या आएगा, क्यू वेव्स, एसटी सेगमेंट चेंजेस, टी वेव इन्वर्शंस जो हमने देखा। ठीक है, तो ये कुछ ईसीजी पैटर्न के चेंजेस है। बहुत सारे और है लेकिन जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक, उतना इजी है नहीं, देखा नहीं जा सकता। ये तो कार्टूनिश या फिर डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम से, तो इसलिए पता चल रहा है, ओरिजिनल में कुछ पता नहीं चलता है ठीक से। लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या है, लैबोरेटरी 4 चीज़ें, एक है कार्डियक ट्रोपोनिन, कार्डियक क्रिएटिनिन फॉस्फेट, सीके, फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, मायोग्लोबिन। ठीक है, ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है ये उतना स्पेसिफिक नहीं है, मायोग्लोबिन भी उतना स्पेसिफिक नहीं है, बहुत अगर स्पेसिफिक है तो ये ट्रोपोनिन है। ठीक है, तो दीज फाइंडिंग्स आर मेनली ड्यू टू लीकेज प्रॉब्लम्स, लीकेज ऑफ प्रोटीन्स from the necrotic myocardial cells into the blood circulation. Cardiac troponin, these are proteins involved in heart muscle contraction. Increased level of the plasma establish the diagnosis of the myocardial infarction. ठीक है, तो ये तो ट्रोपोनिन
आई, ट्रोपोनिन टी, दे आर मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है जैसे कि राइजेस 2 to 4 आवर्स, पीक एट 48 आवर्स, ठीक है, और फिर रिमेन फॉर द 7 to 10 days, ये इसका टाइमिंग से मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है उसके 2 से 4 घंटे में राइज हुआ है, पीक गया है 48 आवर्स तक, उसका जो लेवल है सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में 48 आवर्स तक चला जाता है और एक हफ्ता या फिर 10 दिन तक वो बॉडी में रहता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रहता है। तो अगर मैंने आज अगर किसी को एमआई हुआ है, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और अगर मैं उसके 7-8 दिन के बाद चेक करूँगा तो मुझे कार्डियक ट्रोपोनिन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मिल गया तो आई शुड थिंक इन टर्म्स कि इसको एमआई है। ठीक है, तो कार्डियक ट्रोपोनिन गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एमआई, मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द एमआई। फिर आ जाता है क्रिएटिनिन का फॉस्फेट, सीके, इसमें 3 होता है। ठीक है, सीके बीबी होता है, सीके एमबी होता है, सीके एमएम होता है। जो सीके बीबी वो ब्रेन के लिए होता है, सीके एमबी होता है हार्ट के लिए, और सीके एमएम होता है मसल के लिए। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर, इसलिए बोल रहा है कि नॉन स्पेसिफिक, एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, मायोकार्डियम, स्केलेटल मसल। It has 2 isoforms designated M and B. MB heterodimers chiefly in the cardiac muscle. ठीक है, तो ये भी निकलेगा जब कार्डियक टिश्यू में इंजरी होगा, डैमेज होगा, तो एक ट्रोपोनिन निकलेगा, एक CKMB निकलेगा। ठीक है, CKMB फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिनिन इज सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक, बट इट इज ऑल्सो रेज्ड विथ स्केलेटल मसल इंजरी। ठीक है, तो ये MM वाला है। फिर टाइमिंग के बारे में बोला कि रेजेस विद इन 2 to 4 आवर्स विद द ऑनसेट ऑफ द एमआई, एक दिन तक पीक में चला जाता है, 72 मतलब 3 दिन तक रहता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक हफ्ते तक था, यहाँ पे सिर्फ 3 दिन तक रहता है, और इसका लेवल जो राइज हो रहा था 2 to 4 आवर्स, इसका भी 2 to 4 आवर्स, और इसका पीक जा रहा था 48 आवर्स में, मतलब 2 दिन लग रहा था पीक जाने में, इसका 1 दिन लगता है। ठीक है, एमआई इफ सीकेएमबी एंड ट्रोपोनिन रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 days, डायग्नोसिस ऑफ द एमआई कैन बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, फिर लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस, ये हर चीज़ में राइज होता है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक मार्कर, इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 24 to 48 आवर्स, इट रिमेन्स फॉर मेनी डेज एंड रिटर्न नॉर्मल 2 हफ्ते तक। ये लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस बॉडी में कहीं भी कुछ भी इन्फेक्शन चल रहा है, एनारोबिक इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर कोई भी डैमेज, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पे भी दिख जाता है, मतलब उस टाइम पे भी लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस खून में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। मायोग्लोबिन, इट इज एन ऑक्सीजन कैरिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन फाउंड ओनली इन द स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। इट इज एन अर्लीस्ट मार्कर ऑफ द एमआई। द लेवल राइजेस विद इन 1 to 3 आवर्स, पीक्स इन अबाउट 8 to 12 आवर्स एंड रिटर्न नॉर्मल टू अबाउट 24 to 36 आवर्स। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का, तो हमको क्या यहाँ पे जानना है, कार्डियक ट्रोपोनिन, फिर CKMB, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस, मायोग्लोबिन। ठीक है, और इस कुछ टाइमिंग्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम से, ग्राफ से तुम देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ट्रोपोनिन, यहाँ पे है ट्रोपोनिन, ट्रॉप T, यहाँ पे ट्रॉप I। ठीक है, तो ट्रॉप I देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ नंबर ऑफ डेज है और ऊपर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, तो 0 से हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन तक जाने में इसको 1 दिन लगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ गया और 1 हफ्ते तक चला हो। जैसे फिर CKMB देखो, 0 से 1 दिन भी नहीं, उससे पहले लगभग लाइक हाफ डे के बाद पीक में चला गया, 2 दिन के बाद नीचे आ गया। ठीक है, सिमिलरली मायोग्लोबिन, तो ये उसके टाइमिंग्स है। ट्रोपोनिन I या फिर ट्रोपोनिन T ऑनसेट 2 to 4 आवर्स, पीक 48 आवर्स, नॉर्मलाइजेशन 7 to 10 days, और सिग्निफिकेंस मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर। सिमिलरली ये सब है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आता है, और इसको एज इट इज़ रट के जाना है, वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, तो ग्रॉस में क्या चेंज है, लाइट माइक्रोस्कोपिक में क्या चेंजेस, एक होता है रिवर्स से पहले हाफ एन आवर तक। ठीक है, अगर अक्यूट, लेट्स सपोज कि अभी अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, एमआई हुआ है, तो उसके हाफ एन आवर तक ग्रॉस में ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, 6 घंटे तक भी कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। 6 घंटे के बाद ऐसा कुछ डार्क मॉडलिंग टाइप दिखता है। ठीक है, डार्क दिखने लगता है मॉडलिंग टाइप, तो वो 1 दिन तक दिखता है। उसके बाद 3 दिन तक मॉडलिंग विथ येलो टैन सेंटर दिखता है, राइट। फिर 3 दिन से 1 हफ्ते तक हाइपरेमिक बॉर्डर और उसके साथ साथ येलो टैन सेंटर दिखता है। 7 दिन के बाद मैक्सिमली येलो टैन सेंटर, मतलब धीरे धीरे खराब होते जा रहा है ना हार्ट का जो मसल है, उस वहाँ तो ग्रॉस लेगा तुम देखोगे, तो 10 दिन तक मैक्सिमली येलो टैन दिखता है और सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, वो जो पार्ट है।
फिर 10 दिन के बाद क्या होता है, रेड ग्रे डिप्रेस्ड इन्फैक्ट बॉर्डर्स, ठीक है, ये होता है। फिर 2 हफ्ते के बाद 2 से 8 हफ्ते तक, ठीक है, मतलब 2 महीने तक, ग्रे वाइट स्कार प्रोग्रेसिव फ्रॉम द बॉर्डर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इन्फैक्ट, स्कार दिखने लगता है, धीरे धीरे स्कारिंग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गया तो स्कार फॉर्म होगा, और 2 महीने के बाद स्कारिंग कंप्लीट। तो ये ग्रॉसली है, मोटा मोटा इसको रट के जाना है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या चेंज है, तो फर्स्ट हाफ एन आवर तक तो एज सच ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है लाइट माइक्रोस्कोपी में, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप घुसा के देखोगे तो रिलैक्सेशन ऑफ द मायोफिब्रिल देखेगा, जो मायोफिब्रिल्स है, हार्ट के जो मायोफिब्रिल्स है रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो मर गया है ना, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया तो जो भी थोड़ा बहुत टेंशन था किसमें, मसल सेल्स में, वो चला गया, तो रिलैक्सेशन ऑफ द मायोफिब्रिल। लॉस ऑफ ग्लाइकोजन, तो जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है जनरली बॉडी के मसल्स के अंदर, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्वेलिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मर गया है ना, या तो नेक्रोसिस हो रहा है वहाँ पे, तो नेक्रोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सूज जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारा बैक प्रोटीन, ठीक है, वो जो एपोप्टोसिस हमने पढ़ा था, ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी वगैरह सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगता है। तो हाफ एन आवर से 6 घंटे में यूजुअली नो चेंजेस बट मे शो वेवीनेस ऑफ द फाइबर्स एट द बॉर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रियल अमॉर्फस डेंसिटीज, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है ना सब कुछ, नेक्रोसिस अपोप्टोसिस, तो इसलिए उसके बारे में बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्वेल हो गया, फिर उसमें अमॉर्फस डेंसिटीज दिखने लगा, ठीक है। 6 से 12 घंटे मतलब 1 दिन तक अर्ली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस शुरू हो रहा है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट में होता है, कॉलिकेटिव कहाँ पे होता है, ब्रेन में, केशिएटिंग टीबी में, ठीक है, लंग में अगर टीबी होगा तो, और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस ब्लड वेजल्स में होगा, ठीक है। ऐसे कुछ नेक्रोसिस के टाइप में, तो अर्ली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो कि हार्ट में होगा। तो 1 दिन तक क्या होगा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कंटिन्यू मतलब होगा, फिर वहाँ पे न्यूक्लिया धीरे धीरे जो हार्ट के मसल सेल से न्यूक्लिया धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, इओसिनोफिलिया इंक्रीज होगा, मतलब वो ज़्यादा पिंकिश दिखने लगेगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बैंड दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्रोसिस एट मार्जिन बिगिनिंग ऑफ द न्यूट्रोफिलिक, और न्यूट्रोफिल्स आने लगेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस चल रहा है तो न्यूट्रोफिल आने लगेगा, इन्फिल्ट्रेट करने लगेगा। तो ये सब कब होता है, 1 दिन तक, ठीक है। 1 दिन में ये सब शुरू हो जाता है कि न्यूक्लियस छोटा हो रहा है, यूसिनोफिलिया इंक्रीज हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड, ये सब ये जो हाईलाइटेड है ना, ये एमसीक्यू से, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड कब दिखता है, 12 से 24 घंटा, 1 दिन तक, या फिर 1 दिन तक क्या क्या दिखता है, पिग्नोटिक न्यूक्लियस छोटा हो रहा है, यूसिनोफिलिया इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आके वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। फिर 3 दिन तक क्या दिखेगा, कोआगुलेशन नेक्रोसिस कंटिन्यू होगा, न्यूक्लियस लॉस्ट हो गया है, पिग्नोसिस छोटे छोटे होते हैं फिर लॉस्ट हो गया है, फिर स्ट्रेशंस, हार्ट में जो स्ट्रेशंस होते हैं वो भी लॉस्ट हो गया है, इंक्रीज इंटरस्टिशियल, फिर न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। तो 3 दिन तक ये सब ड्रामा चलता है। 3 से 7 दिन तक क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डेड मायोकार्डियल सेल, जो मायोकार्डियल सेल्स है वो फट जाता है या फिर वो क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स भी कितना दिन तक ही जिंदा रहेगा ना, उसको वो भी मर जाता है। तो ये सब कचरा को क्लीन करने के लिए आ जाता है कचरा सेट, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो वो आने के बाद 7 दिन तक ऐसा सब चलता है। उसके बाद 7 से 10 दिन तक क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द डेड सेल्स, फिर से वही सब कुछ क्लियर करने में मैक्रोफेज बिजी हो जाता है, डेड सेल्स, डेड न्यूट्रोफिल्स। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या है, नया जो रेड टिश्यू बनता है ना, जहाँ पे अगर कभी तुमने देखा होगा स्किन पे चोट लगता है तो उसके बाद वो रेड टिश्यू बनता है, जिसको बोला जाता है ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो कि हीलिंग में काम आता है। तो अगर वो एक्यूट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है अगर हल्के लेवल पे होगा और अगर पेशेंट जिंदा है, अगर काम कर रहा है, तो ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब रिपेयर करने का ट्राई करेगा बॉडी, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है। फिर 10 to 14 डेज में वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रैनुलेशन टिश्यू और उसके ऊपर कोलाजन डिपोजिशन होगा, तो अराउंड 2 वीक तक है वो। फिर 2 वीक से 8 वीक मतलब 2 महीने तक इंक्रीज्ड कोलाजन डिपोजिशन एंड डिक्रीज्ड सेल्यूलरिटी, और 2 मंथ के बाद डेंस कोलाजनेशन स्कार टिश्यू, ठीक है।
तो हाफ एन आवर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्सेशन ऑफ द मायोफिब्रिल, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन, स्वेलिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। 6 घंटे तक माइटोकॉन्ड्रियल अमोर्फस डेंसिटीज और वेवीनेस ऑफ द फाइबर्स। 12 घंटे तक अर्ली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। 1 दिन तक कॉन्ट्रैक्शन बैंड, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई, ईओसिनोफिलिया इंक्रीज होगा और न्यूट्रोफिल आने लगेगा। 3 दिन तक कोआगुलेशन नेक्रोसिस होगा, कंटिन्यूएशन उसका, फिर लॉस ऑफ न्यूक्लियाई, स्ट्रेशंस, ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल्स है वो बहुत ज़्यादा आने लगेगा। 1 हफ्ते तक डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डेड मायोकार्डियल सेल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज जो कचरा सेट है आके उन सबको क्लियर करेगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद फिर से वही सेम चीज़, फैगोसाइटिस ऑफ द डेड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू, यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू जो कि हीलिंग में काम आएगा, और 2 हफ्ते तक वो हील होते रहेगा, कोलाजन वगैरह डिपॉजिट होते रहेगा। 2 महीने तक सेम चीज़ होते रहेगा, और उसके बाद भी मतलब डेंस स्कार टिश्यू बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये था क्विक रिवीजन या फिर जो भी कहो तुम, पैथोलॉजी पेपर 2 ठीक है, 7th में का लॉन्ग आंसर। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ रहेगा कंटेंट लिखने के लिए, राइट। चलो।